नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आज आपकी मुलाकात कराएंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर मिलिंद अग्रवाल से। मिलिंद एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है उसको मैनेज करते हैं। काफ़ी लंबा अनुभव है, करीब करीब 1.5 दशक का अनुभव है। और आजकल आपने देखा होगा कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज काफ़ी फ्लेवर में है और बहुत ज़्यादा लोग उस पर राय दे रहे हैं अपनी। तो हमने सोचा कि इससे जुड़ा हुआ एक फ़ंड पे बात करें और आपके लिए निवेश की क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है मिलिंद हमारा आपका इस खास पेशकश में। और जैसा कि इस शो का प्रॉमिस है कि इसमें हम आपकी मुलाकात और अपने दर्शकों की मुलाकात कराते हैं कि आपका फंड मैनेजर कौन है, कैसे उनकी सोच है और इस फंड में क्यों निवेश करना चाहिए। तो इसी पर हम लोग बातचीत करेंगे। मिलिंद, मेरा पहला सवाल ये है कि जो इस वक्त हम लोग देखें तो पूरे सब लोगों को बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत पसंद आ रही हैं क्योंकि हम लोग एक ग्रोइंग फेज़ में जा रहे हैं। हालांकि बहुत बीच बीच में टर्मोइल्स में भी है, ग्लोबल प्रेशर है, अलग अलग खबरें आती हैं, यूएस से भी आती, तमाम जगहों से आती हैं। तो एक बेसिक मोटी पिक्चर आप हमारे दर्शकों और निवेशकों को ये समझाइए कि जो इस वक्त की पूरी इकनॉमी की हालत है इंडिया और दूसरी जगहों की, उससे आप लोग कैसे डील कर रहे हैं। जी जी तो देखिए, अगर हम इंडिया की अर्थव्यवस्था की बात करें तो इंडिया काफी हद तक एक डोमेस्टिकली ओरिएंटेड, एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। इंडिया में अगर एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन देखें जीडीपी में, वो अभी फिर भी रिलेटिवली एक कम स्तर पर है। और इंडिया का अगर शेयर देखें हम ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में, तो वो भी लगभग 2% के नजदीक है। तो हालांकि हमें ग्लोबली अगर 4 बड़े ब्लॉक्स हैं, चाइना, यूएस, यूरोप और जापान, तो चारों ब्लॉक्स को अगर हम इंडिविजुअली अगर एनालाइज करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि सब में थोड़ा बहुत वीकनेस दिखाई दे रहा है। हालांकि यूएस एज एन इकोनॉमी काफी स्ट्रांग कर रहा है, बट अगर हम देखें तो हमारा एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन का शेयर ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में सिर्फ 2% है। तो हम लोग ऑलरेडी एक काफी छोटे स्तर से शुरुआत कर रहे हैं। तो आगे हमारे लिए एक 2% से इंक्रीमेंटली गेन करना रिलेटिवली इजी है किसी और इकोनॉमी के कंपैरिजन में जिसका शेयर ऑलरेडी काफी ज्यादा है। तो एक तो ये बात हो गई एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन। तो हालांकि ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ी वीक दिखाई दे रही है, बट क्योंकि हमारा शेयर ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में काफी कम है तो हमारे लिए शेयर गेन की अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। दूसरा ये है कि हमारा इकोनॉमी काफी हद तक अभी भी डोमेस्टिकली कंजम्पशन ओरिएंटेड है। और डोमेस्टिक इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो 3 सेगमेंट्स में अगर हम देखेंगे, एक है छोटे व्यापार, दूसरे हैं बड़े उद्योग और तीसरा होता है कंज्यूमर या उपभोक्ता। तो कंज्यूमर इकोनॉमी जो है, कोविड में उस इकोनॉमी में काफी एक्सपेक्टेशंस थे कि वो इकोनॉमी थोड़ा प्रॉब्लम में आएगी, बट कंज्यूमर, इंडिया का जो कंज्यूमर है वो काफी रेजिलिएंट है। हमारा सेविंग्स पूल काफी डिसेंट है कंज्यूमर लेवल के ऊपर। तो कंज्यूमर इकोनॉमी काफी ठीक कर रही है। अगर आप डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के नंबर्स देखें तो कंज्यूमर इकोनॉमी में हमें प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। इवन एसेट क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बाउंस रेट जो है, जो ईएमआई डेबिट होते हैं, उसमें जो बाउंस का डेटा है वो अभी काफी अच्छे लेवल्स पर है, जो कोविड से भी बेहतर है। अगर हम छोटे व्यापारों की बात करें तो जीएसटी के बाद छोटे व्यापारों में थोड़ा एक इम्पैक्ट दिखाई दिया था, बिकॉज एक नया वे ऑफ डूइंग बिजनेस था जिनको उन्हें एडजस्ट करना था। पर अभी उन्होंने उसको ना सिर्फ एडजस्ट किया है, बट इंक्रीमेंटली जो डिमांड दिख रही है उसके लिए भी वो काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। और जो बड़ा सेगमेंट था इकोनॉमी का, जो कि है बड़े उद्योग, इंडस्ट्रियल सेगमेंट, इंडस्ट्री सेगमेंट काफी सालों से वीक था। पर अगर हम देखें तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वो अभी इकोनॉमिक लेवल पे अराउंड 75% के नजदीक दिखाई दे रहा है। और ये लेवल पे जब भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पहुंचता है तब हमने देखा है कि कॉर्पोरेट्स जनरली कैपेसिटी ऐड करने के लिए, नए प्रोजेक्ट्स के लिए क्रेडिट लेते हैं। और नए प्रोजेक्ट्स क्रेडिट लेने से उसका फुल जेस्टेशन पीरियड अराउंड 2 साल तक का होता है। तो क्योंकि कॉर्पोरेट्स का भी आउटलुक, इकोनॉमिक आउटलुक पॉजिटिव है, तो वो भी नया कैपेसिटी एडिशन के लिए क्रेडिट ले रहे हैं। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी का अगर हम तीनों पार्ट देखें, एक छोटे व्यापार, एक बड़े उद्योग और तीसरा कंज्यूमर, तीनों हमें रिलेटिवली ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि हालांकि ग्लोबली वीकनेस अगर परसिस्ट करती है थोड़े लंबे समय तक, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी डेफिनेटली दिखाई दे सकता है। पर क्योंकि हमारा इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी है रिलेटिवली ज्यादा वर्सेस लेट्स से कम इकोनॉमीज लाइक यूएस या फिर जापान या फिर चाइना, तो हमारी इकोनॉमी में थोड़ा कम फर्क पड़ना चाहिए। इसलिए हमारा व्यू इकोनॉमी के लिए सकारात्मक है अभी।
और अगर हमारा इकोनॉमी के लिए व्यू सकारात्मक है तो बैंकिंग एक सेक्टर है जिसका इकोनॉमिक लिंकेज काफी ज्यादा होता है, इसलिए हमें लगता है कि अगले 3 से 5 सालों के लिए बैंकिंग एज ए सेक्टर काफी अच्छा प्रदर्शन करेगा। मिलिंद, एक बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। कई बार होता है ना कि हम दूसरों की समस्या से ज़्यादा परेशान रहते हैं, और ख़ास तौर पे रोज़ सुबह उठ के सब लोग यही चर्चाएं करते हैं, या बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स पढ़ी है तो उसमें यूएस और यूरोप की बहुत डिस्कशन होती है। अब वहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की ट्रेजेक्ट्री बनती जा रही है, रोज़ सुबह उठ के कोई एक फेड गवर्नर अपना स्टेटमेंट देता है, बुलार्ड साहब कह रहे हैं कि 5 to 7% तक की ट्रेजेक्ट्री हो सकती है फेड रेट की। क्या वहाँ पे जो ब्याज दरें इतनी बढ़ने की आशंका संभावना दिख रही है, उसको हम लोग डाइजेस्ट कर लेंगे, या फिर हमको लगता है कि अब यहाँ से और ज़्यादा अगर ऊपर हम गए तो हम प्री कोविड लेवल से तो ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो फिर हमको मुश्किल आ सकती है? जी जी, तो देखिए, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो यूएस में कुछ हद तक कुछ लोगों का ये कहना है कि इन्फ्लेशन पीक आउट हो चुका है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इन्फ्लेशन हमें इंडिया में तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ से रेट ऑफ इंक्रीज ज्यादा एक्सेलरेट तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, और यहाँ से बढ़ने की भी संभावना थोड़ी कम ही दिखाई दे रही है। और एक समय पे हमें लगता है कि जो WPI का जो एलिवेटेड लेवल है वो भी CPI के आसपास कहीं आके कन्वर्ज करेगा, और उसके बाद में WPI CPI दोनों थोड़े नीचे के स्तर पर जाकर सेटल होने चाहिए। तो हमारे हिसाब से डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जो है, हमने उसका वर्स्ट पीरियड ऑलरेडी शायद देख लिया है। आगे जाके मे बी थोड़ा और रेपो हाइक्स का एक्सपेक्टेशंस हैं, बट इंटरेस्ट रेट अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ क्वार्टर्स में RBI ने लगभग 1.9% का रेपो रेट इंक्रीज जो किया है। अभी रेपो रेट 5.9% तक है, मे बी यहाँ से आधा प्रतिशत और आगे जाने की संभावना है, बट इंटरेस्ट रेट्स अभी भी इस लेवल पर नहीं है कि जो बोरोअर्स हैं उनको अपने इंस्टॉलमेंट्स या EMIs देने में प्रॉब्लम हो। अगर आप देखें तो होम लोन एज अ कैटेगरी, होम लोन्स के दर अराउंड 8.25 से 8.5% तक है, और अगर आप EMI में देखें तो जब भी रेपो रेट या फिर आपका होम लोन का रेट बढ़ता है, सबसे पहले वो टेनर इलोंगेट होता है, तो EMI लेवल्स अभी तक फिर भी कांस्टेंट है। तो हमारे हिसाब से रिटेल इकोनॉमी में तो जो अभी तक रेट इंक्रीजेस हुए हैं उसके हिसाब से हमें कोई डेटा पॉइंट्स ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं जिससे हमें लगे कि आगे एसेट क्वालिटी में दिक्कतें हो सकती है। और अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो कॉर्पोरेट में आई थिंक हम लोग कई बार जो इंटरेस्ट रेट का जो इंपॉर्टेंस है उसको ओवरस्टेट करते हैं, बिकॉज कॉर्पोरेट कभी भी अगर कोई प्रोजेक्ट डालते हैं तो इंटरेस्ट उसमें एक कंपोनेंट है, बट उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्हें डिमांड आउटलुक किस तरह का दिखाई दे रहा है। तो जब तक कॉर्पोरेट्स को आगे डिमांड आउटलुक ठीक लग रहा है, अगर मार्केट एनवायरनमेंट उन्हें ठीक लगा रहा है कि उनका कैपेसिटी जो एडिशन होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट में आधा 1-1.5% इंक्रीज से इतना फर्क सस्टेनेबल बेसिस पे नहीं पड़ना चाहिए। तो हालांकि हम ग्लोबल रेट्स देख रहे हैं, बिकॉज इवेंचुअली हमारी करेंसी भी हमें स्टेबल रखनी है, तो RBI को वो भी मैनेज करना है, उन्हें ग्रोथ भी मैनेज करना है। बट कुछ इकोनॉमीज में, एटलीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी में, यूएस में तो हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि इन्फ्लेशन का जो रेट ऑफ इंक्रीज या जो एक्सेलरेशन था उसकी दर थोड़ी थम गई है। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन आपकी इसी बात से मैं